आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9K35 स्टेरलर 10 के बारे में। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको लगभग 50 साल पहले सोवियत यूनियन ने डिजाइन किया था। आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत पुराना सिस्टम है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि F-16 ने इस सिस्टम से 2 साल पहले अपनी पहली उड़ान भरी थी और आज भी F-16 दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चल रही कोल्ड वॉर के दौरान जितने भी सिस्टम्स बनाए गए थे उनमें यूज की गई इंजीनियरिंग टॉप नॉच थी और आज भी वो सिस्टम काफी ज्यादा रेलेवेंट है। फाउंडेशनल फिजिक्स इन सभी सिस्टम्स की टॉप नॉच रही है, लेकिन समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और इसी वजह से जब मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल फिजिक्स के साथ में मिलती है तो ओवरऑल सिस्टम की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। 9K35 स्टेरलर 10 की अगर बात की जाए तो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको बेसिकली अटैक हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट बनाया गया था। ये सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस के साथ साथ रेडार्स को टारगेट एक्विजिशन और रेंज फाइंडिंग के लिए यूज करता है और इन दोनों ही टेक्निक्स के साथ साथ ये ऑपरेटर को भी ये मौका देता है कि वो टारगेट को विजुअली फाइंड आउट कर सके। स्क्रीन पर दी गई फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर एक ऑब्जर्वेशन विंडो की मदद से अपने टारगेट को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर एरो की मदद से आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के दोनों मिसाइल लॉन्चर्स के बीच में एक रेडार है। इस सिस्टम का ये रेडार टारगेट एक्विजिशन और फायर कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स का भी प्रयोग किया जाता है। एरो की मदद से आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली जब ये तीनों अप्रोच एक साथ काम करती हैं तो इसको जैम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्टेरलर 10 एक पुराना सिस्टम है और इसमें यूज होने वाला रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स आजकल के मॉडर्न थ्रेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने F-16 के एग्जाम्पल में देखा था कि बीते समय के साथ में इस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और हर ब्लॉक के साथ में नए इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियनिक्स को डालकर इस पुराने सिस्टम को भी समय के साथ साथ रेलेवेंट रखा गया है और आज की तारीख में लेटेस्ट ब्लॉक का F-16 अपनी क्लास के सबसे महंगे फाइटर जेट ग्रिपेन को मार के गिरा सकता है। 9K35 स्टेरलर 10 में भी समय के साथ साथ नई इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स को ऐड किया गया है। बेसलाइन वर्जन था स्टेरलर 10SV, उसके बाद अपग्रेड करके 10M बनाया गया, फिर M2 बनाया गया और इस समय ज्यादातर देश इंक्लूडिंग रशिया 10M3 का प्रयोग कर रहे हैं। इंडियन आर्मी इसके एक स्टेप आगे जाकर इस सिस्टम को देसी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करके अपग्रेड कर रही है और ये चीज हम सब जानते हैं कि इस समय इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स रशिया से बेहतर है। वहीं पर अगर ऑप्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो उसमें भी इंडिया की कैपेबिलिटी रशिया से बेहतर होती चली जा रही है। ऐसे में ये कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड इस सिस्टम को कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्ल्ड में जितने भी स्टेरलर के मॉडल्स हैं उनसे बेहतर बना देगा। कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इंडिया ने कुछ समय पहले रशिया से 9M333 जो इस सिस्टम में जाने वाली लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है उसको अक्वायर किया था। ये लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम मॉडर्न डे काउंटर मेजर्स को डिफीट करने के लिए और भी ज्यादा एडवांस सीकर का प्रयोग करती है और इसके टेस्ट साल 2020 में ही कंप्लीट किए गए थे, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम काफी लेटेस्ट मिसाइल है। इस हिसाब से इन सभी कंपोनेंट्स को अगर आप एक साथ देखें, यानी कि मॉडर्न डे ऑप्ट्रॉनिक्स जो कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और हाई डेफिनेशन लो लाइट कैमरा के साथ में आएंगे, उनकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार के साथ में मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेक्शन और ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाएगा और जब ये कैपेबिलिटी लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 9M333 के साथ में मिलेगी तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बन जाएगा। अगर 9M333 की बात की जाए तो इसमें यूज किए जाने वाला इंजन ज्यादा एफिशिएंट होगा जिसके वजह से इसकी स्पीड और रेंज पहले से बेहतर होगी। पहले इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर की मानी जाती थी और अभी की रेंज भी 5 किलोमीटर ही बताई जाती है, लेकिन क्योंकि इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई गई है इस वजह से चांसेस हैं कि इस मिसाइल सिस्टम की एक्चुअल रेंज थोड़ी ज्यादा हो। इम्प्रूव्ड सीकर की वजह से काउंटर मेजर्स के खिलाफ इस मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। साथ ही साथ इसकी एक्यूरेसी बेहतर हुई है। 9M37M जो पुरानी मिसाइल थी उसकी तुलना में ये नई मिसाइल 2 किलोग्राम ज्यादा वॉरहेड कैरी करेगी, लेकिन इस नई मिसाइल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ऐड की गई है वो है सब म्यूनिशन क्लाउड जनरेशन। आप सभी को याद होगा जब हम लोगों ने जर्मन स्काई शील्ड सिस्टम की बात की थी तब हम लोगों ने आपको बताया था कि ये सिस्टम एक प्रोग्रामेबल बुलेट के साथ में आता है जो हवा में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों का एक क्लाउड बना देती है, जिसके वजह से एरिया में बहुत सारे यूएवी अगर हैं
तो वो इन सब म्यूनिशंस के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मिसाइल सिस्टम भी कुछ उसी तरीके से काम करती है, लेकिन ये बड़े सब म्यूनिशंस को हवा में छोड़ती है, जिसके वजह से बड़े ड्रोन्स यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन हवा में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। प्रैक्टिकली इंडियन आर्मी का ये डिसीजन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया के पास में ये मिसाइल सिस्टम काफ़ी अच्छे नंबर में पहले से ही मौजूद है। ऐसे में ये अपग्रेड इंडिया के लिए एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट सॉल्यूशन है, जो डेफिनेटली इंडियन आर्मी को बैटलफील्ड में मदद करने वाला है। वैसे आप में से कई लोग कहेंगे कि केवल 5 किलोमीटर की रेंज आजकल के मॉडर्न थ्रेट्स के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन हम लोग आपको बताते चलते हैं कि ये सिस्टम अकेले ऑपरेट नहीं करता है। कई सारे ऐसे सिस्टम एक साथ एक नेटवर्क में काम करते हैं, और ये नेटवर्क एक एस बैंड टारगेट एक्विजिशन रेडार के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इस सिस्टम को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और इसकी रेंज 80 किलोमीटर्स की है, यानी कि किसी भी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को इंडियन आर्मर तक पहुंचने से पहले इन सिस्टम से निपटना होगा। और लगभग 80 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज के साथ में अगर ये सिस्टम ऑपरेट करेंगे तो ये ड्रोन्स आर्मर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओवरऑल इंडिया के हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को जिस तरीके से इंडियन आर्मी यूज़ करती है वो वैसे भी काफ़ी इंप्रेसिव होता है। टिपिकली इंडियन आर्मी का आर्मर फॉर्मेशन में कई सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं। मेन बैटल टैंक्स के साथ में इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। लेकिन इन सभी सिस्टम्स के साथ में आने वाले समय में QR-SAM भी इस आर्मर फॉर्मेशन के साथ में मूव करेगी, और जिस तरीके की कैपेबिलिटीज के साथ में भारतीय थल सेना को QR-SAM मिलेगी वो सेना की कैपेबिलिटीज को ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ा देगी। QR-SAM ऑन द मूव ट्रैकिंग करने में सक्षम है, यानी कि अगर भारतीय थल सेना का आर्मर फॉर्मेशन ऑन द मूव है और इसके साथ में QR-SAM है, तो ये ऑन द मूव काफी बड़े एरिया को स्कैन करते हुए पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करेगा, और अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट दिखता है तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक छोटा सा हॉल्ट लेगा और इस पोटेंशियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करके वापस से आर्मर के साथ में चल सकता है। रशिया के केस में ये काम टॉर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम करता है, लेकिन टॉर एक स्टेप आगे है। टॉर ऑन द मूव फायर करने में भी सक्षम है, और यही कारण है कि टर्किश बायरक्टर ड्रोन यूक्रेन में रशियन आर्मर फॉर्मेशन के साथ में वो चीज नहीं कर पाया है जो आर्मीनिया के केस में अजरबैजान कर पाया था। वैसे यूक्रेन से 10-12 फुटेजेस निकल कर आई हैं, जहां पर दिखाया गया है कि बायरक्टर की मदद से यूक्रेन ने कुछ रशियन टैंक्स को निशाना बनाया है। लेकिन अगर आप इन सभी फुटेजेस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी जो ये चीज क्लियर कर देंगी कि बायरक्टर यूक्रेन में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पहला, ये जो 10-12 फुटेजेस दिखाई गई हैं, इनके कॉन्वॉय में जो सिस्टम्स हैं वो MTLB हैं, और जो लोग रशियन मूवमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि MTLB, DPR और LPR के मिलिशिया ग्रुप अपने कॉन्वॉय में लेकर चल रहे हैं, और उनके पास टॉर सिस्टम नहीं है। इसके अलावा यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से जो एम्बुश किए गए हैं उसके वजह से बहुत सारे व्हीकल्स अपने कॉन्वॉय से अलग हो जाते हैं, और ये सिंगल व्हीकल्स किसी भी एयर कवर के अंडर नहीं होते हैं, और बायरक्टर से इनको भी टारगेट किया गया है। साथ ही साथ प्रोपेगेंडा के लिए जो अबैंडन व्हीकल्स भी हैं उनको भी टारगेट किया गया है। वहीं कुछ समय तक कीव के बाहर 64 किलोमीटर लंबा एक कॉन्वॉय खड़ा हुआ था, उसको बायरक्टर से टारगेट नहीं किया जा सका, और यहीं पर खुलती है उस प्रोपेगेंडा की पोल। देखिए, TB2 एक डिसेंट सिस्टम है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर एनिमी के पास में कॉम्प्रिहेंसिव एयर कवर नहीं है तो ये सिस्टम एनिमी के पूरे आर्मर को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर एनिमी के पास में टॉर और QR-SAM जैसे सिस्टम हैं तो बायरक्टर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता। और अब स्टेरला जैसे सिस्टम को मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स से अपग्रेड किया जा रहा है, तो ये सिस्टम हारूप और हार्पी जैसे ड्रोन्स के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बनेगा, और प्रैक्टिकली QR-SAM और अपग्रेडेड स्टेरला ऑन द मूव एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एयर कवर प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।